नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रावल जूनागढ़ गुजरात से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको फौजी यानी कि सैनिक और जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता दोनों में क्या साम्यता है इसके बारे में बात करूंगा। तो मेरी पहली आपको विनती ये है कि आप फौजी है या आपके परिवार के लोग कोई फौजी है, आप फौजी थे या आपके परिवार वाले कोई फौजी थे, आप अभिकर्ता है या अभिकर्ता के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, या तो आप अभिकर्ता थे या आपका परिवार के कोई लोग अभिकर्ता से ताल्लुक रखते थे। इन सभी लोगों को मेरी नम्र अर्ज है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना, इसके लिंक आगे भेजना और लाइक करना, क्योंकि आज मैं दोनों के बीच में क्या साम्यता है वो बताने जा रहा हूं। पहली साम्यता तो दोनों के बीच में ये है कि दोनों को पसंद होने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और कम से कम उसका अभ्यास एसएससी पास होना चाहिए। दोनों को पसंद होने के लिए इम्तिहान देना पड़ता है। फौजी को भी फौजी बनने के लिए इम्तिहान देना पड़ता है और अभिकर्ता को भी अभिकर्ता बनने के लिए IRDA का इम्तिहान देना पड़ता है। उसके बाद ही फौजी फौज में दाखिल हो सकता है और अभिकर्ता बीमा कंपनी में अपना कार्यकाल संभाल सकता है। अपनी पढ़ाई के बलबूते पर वो फौज में आगे तरक्की कर सकता है। उसी मुताबिक अभिकर्ता भी पढ़ाई में आगे बढ़ता रहता है और जीवन बीमा निगम की सर्विस की जो परीक्षाएं आती है, एग्जाम आती है, वो पास करता है और बाद में जीवन बीमा निगम की लाइसेंसिएट, एसोसिएट, फेलो तक की परीक्षाएं पास करता है। तो ऐसे काफी उदाहरण है कि जो अभिकर्ता बनने आए थे और जोनल मैनेजर बनकर यानी कि A to Z अभिकर्ता से जोनल मैनेजर बनकर सेवा में से निवृत्त हुए, ऐसे काफी उदाहरण जीवन बीमा निगम में है। फौजी की पहली फर्ज क्या होती है? वो गोली चलाने में उसको काबिलियत हासिल करने की होती है। वो दुश्मनों के ऊपर गोली चलाता है और देश की रक्षा करता है। अभिकर्ता को मीठी बोली चलानी होती है। वो मीठी बोली से संभवित जिम्मेदार को अपनी मीठी बोली, मीठी जुबान से समझाता है और अपने परिवार की भलाई नहीं समझने वाले लोगों को उनके परिवार की भलाई के लिए बीमा क्यों जरूरी है वो अभिकर्ता को समझाने का है। तो फौजी गोली की भाषा समझाता है, अभिकर्ता बोली की भाषा समझाता है। फौजी दिन रात देश की सरहदों की हिफाजत करता रहता है। अभिकर्ता भी दिन रात गांव, शहर, खेत, खलियान चारों ओर घूमता रहता है। अपना घर की या परिवार की परवाह किए बिना वो घूमता रहता है और परिवार की सुरक्षा उन लोगों को समझाता है जिनको खुद की परिवार की सुरक्षा की ज्ञान नहीं होती है। इस मुताबिक फौजी देश की रक्षा के लिए घूमता है, अभिकर्ता देश वालों की रक्षा के लिए घूमता रहता है। फौजी दुश्मनों की गोली का सामना करता है और अभिकर्ता अनचाही बोली का सामना करता है। फौजी को गोली लगती है और अभिकर्ता को कड़वी बोली लगती है। फौजी को जब गोली लगती है तो उसे शहीद कहकर सम्मानित किया जाता है। परिवार को काफी मुआवजा भी मिलता है, परिवार वाले को नौकरी भी मिलती है, उसकी विधवा को पेंशन भी मिलता है, लेकिन अभिकर्ता को ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ मेरा तो मानना है कि इस जगह फौजी से भी अभिकर्ता ज्यादा सम्मानित है। फौजी को गोली लगती है और वो शहीद हो जाता है, तो एक तो यह है कि एक ही गोली में वो स्वर्गस्थ हो जाता है, लेकिन अभिकर्ता मीठी बोली बोलने के बावजूद भी हर रोज इतनी कड़वी बातें सुनता है कि हर रोज धीरे धीरे वो शहीद होता जाता है। दर्दनाक और दुखदायक फौजी से भी अभिकर्ता की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन होती है। फौजी को नाकामयाबी के ऊपर डांट सुननी पड़ती है, कामयाबी के ऊपर तोहफे भी मिलते हैं। अभिकर्ताओं को भी
नाकामयाबी के ऊपर डांट मिलती है और कामयाबी के ऊपर उन्हें भी थोपे मिलते हैं। फौजी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करता है। अभिकर्ता जान की बाजी लगाकर देश वालों की सुरक्षा करता है और वो भी उनके परिवारों की सुरक्षा को नजरअंदाज करके और दूसरों के परिवारों की सुरक्षा के लिए दिन रात घूमता रहता है। फौजी को चुस्त रहने के लिए हर रोज परेड करनी पड़ती है। अभिकर्ता को भी हर रोज परेड करनी पड़ती है। उसको विक्रय कला में चुस्त रहने के लिए नई नई योजनाएं, दूसरी कंपनियों की नई नई योजनाओं के बारे में अपना ज्ञान बढ़ता ही रहना चाहिए। ये उसकी पहली परेड है। जिस मुताबिक फौजी को चुस्त रहने के लिए, अपने व्यवसाय में चुस्त रहने के लिए परेड की आवश्यकता है, उसी मुताबिक अभिकर्ता को भी अपने व्यवसाय में चुस्त रहने के लिए ज्ञान की परेड की आवश्यकता रहती है। फौजी को हर एक शस्त्र चलाने में काबिलियत हासिल करनी पड़ती है। उसी मुताबिक अच्छे अभिकर्ता को सभी बीमा कंपनी की योजनाओं का पूरा ज्ञान पाने के लिए काबिलियत हासिल करनी पड़ती है। फौजी को नौकरी में रहना हो, तरक्की पाना हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारी की हर बात माननी पड़ती है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। अभिकर्ता को भी अगर तरक्की करनी हो और तो अपने वरिष्ठ अधिकारी की हर बात को मानना पड़ता है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। फौजी को देश की हिफाजत के लिए दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कि कोई जगह बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कोई भी देश में दूसरी कोई भी मुश्किल आ गई तो फौजी को तुरंत दौड़कर वहां जाना पड़ता है। उसी मुताबिक अभिकर्ता को भी दूसरों के परिवार की आपातकालीन स्थिति में उसे बीमा के अलावा दूसरे चीज के लिए भी दौड़कर जाना पड़ता है। इसका एक उदाहरण दूं कि बीमा बेचने के लिए या बीमा समझाने के लिए अपने संभावित ग्राहक के पास अभिकर्ता जब अपना कदम रखता है और तुरंत ही संभावित ग्राहक होता है, वो बोलता है कि भाई मेरी बच्ची के लिए मैं अभी तो क्या अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा हूं, अगर वो कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा बाद में मैं आपके साथ बीमे के लिए कुछ बात करूंगा। अब जो अभिकर्ता होता है वो अपनी जो परिचय वाले लोग होते हैं वहां वो संभावित ग्राहक के लड़की के लिए लड़का ढूंढने में अपनी शक्ति लगा देता है। कभी कभी कोई संभावित ग्राहक बोलता है कि मेरे बच्चों का अच्छी स्कूल में एडमिशन हो जाने दो, बाद में मैं ये काम करूंगा, तो अभिकर्ता उसके बच्चों की अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए अपनी शक्ति वहां झोंक देता है। इसी मुताबिक संभावित ग्राहक बीमा तो देगा या नहीं देगा वो तो उसको पता नहीं होता। कोई भी मुश्किल घड़ी में अभिकर्ता दौड़कर वहां पहुंच जाता है, जो हकीकत में उसकी बीमे बेचने की विक्रय कला में ये चीज नहीं आती। फौजी कोई ऑपरेशन में जाता है, काफी तैयारी कर जाता है और बाद में वो गोली चलाता है और निशान चूक जाता है तो उसको डांट मिलती है। अभिकर्ता भी काफी तैयारियां करके अपना बीमा बेचने के लिए, अपनी जो योजनाएं है वो समझाने के लिए ग्राहक के वहां जाता है और काफी तैयारी करने के बावजूद उसको सफलता हासिल नहीं होती है तो उनको उनके अफसरों की भी डांट सुननी पड़ती है। अफसरों की तो डांट सुननी ही पड़ती है, लेकिन घर वालों की भी साथ डांट सुननी पड़ती है। फौजी 20 साल तक काम करेगा तो उसको सेवानिवृत्ति मिलेगी, बाद में उसको पेंशन मिलेगी, बाद में उसको दूसरी जगह नौकरी भी मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी। अभिकर्ता को 15 साल के बाद व्यवसाय के लक्ष्यांश में से छुट्टी मिलेगी। उसको भी 60 साल की उम्र के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा। अच्छे अभिकर्ता जो होते हैं वो शुरुआत से ही अपने पेंशन योजनाएं जो होती है उसमें कुछ न कुछ पैसे डालते रहते हैं। तो 20 साल के बाद अच्छे अभिकर्ता को खुद को तो पेंशन मिलता ही है, लेकिन वही रकम, उतनी ही रकम लिखित गारंटी में उसकी पत्नी को भी मिलती रहती है और जब उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो जाता है तब वो जमा की हुई राशि
उनके बच्चों को वापस दी जाती है। लेकिन फौजी को जब तक वो खुद जिंदा रहता है तब तक उसको पेंशन मिलती है, लेकिन बाद में उसकी विधवा को आधी पेंशन ही मिलती है। तो अगर आप समझदारी के साथ काम करते हो अभिकर्ता की जगह, तो आपको फौजी से अच्छा और ज्यादा पेंशन और अच्छी और बड़ी कमाई मिलती है। पिछले थोड़े समय से फौजी को इज्जत मिलने लगी है। अभिकर्ता को अभी इज्जत मिलने की शुरुआत नहीं हुई है। आज तक मुद्दत पूर्ण होने के बाद पॉलिसी ली हो और उसकी मुद्दत पूर्ण होने के बाद बड़ी बीमा राशि बीमेदार को मिलती है, और वो बीमा राशि की जब उसके हाथ में चेक आता है तो वो आभार प्रदर्शित किसी अभिकर्ता का करता है। ऐसा मेरी 37 इयर्स यानी कि 37 साल की डेवलपमेंट ऑफिसर की सेवा के दरमियान मेरे को कभी देखने को बहुत कम मिला है। जब किसी बीमेदार का देहांत हो जाता है तब उसके मृत्यु दावे के लिए सब कागजात अभिकर्ता लेकर ऑफिस में आता है। यहां तक कि उसके वाउचर में 1 रुपये के रेवेन्यू की टिकट भी अभिकर्ता ही लगाता है। लेकिन जब चेक मिल जाता है उस समय बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अभिकर्ता का धन्यवाद अपने मुंह से निकालते हैं और अभिकर्ता को आभार प्रदर्शित करते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना है, मेरा ये निम्न प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, इसलिए मैं आपको नम्र अर्ज कर रहा हूं कि ये वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो, तब लोगों को पता चले कि अभिकर्ता फील्ड में कितनी कठिनाइयां सहता है और कितनी कठिनाइयां सहने के बाद उसको बीमा मिलता है। और बीमा हम हमारे लिए लेते हैं, अभिकर्ता के लिए नहीं लेते हैं। तो अभिकर्ता को भी आज से कुछ अच्छा सम्मान मिले, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपका दिल चाहे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।